अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वक्त नाश्ते की टेबल पर ज़ुहैर मुराद की शरीका हयात हाला मुराद और उनकी दो बेटियां मौजूद थी, जो एक दूसरे से बातें करते हुए ज़ुहैर साहब के आने का वेट कर रही थी। ज़ुहैर साहब को आज तैयार होने में मामूल से ज़्यादा देर हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम पापा। तेजी से अपनी तरफ आते ज़ुहैर मुराद को देखकर सन्नम और मेहरोसा ने उनको सलाम किया। वो बारी बारी इन दोनों को प्यार करके उनके सलाम का जवाब देकर अपनी कुर्सी तक आए और फिर मुस्कुराकर हाले मुराद को देखने लग गए। ये उनका रोज का मामूल था। वो अपनी शरीके सफर और चारों बेटियों से बहुत ही प्यार करते थे और सफीन में तो जैसे उनकी जान क्या थी। तभी उन्होंने एक नजर इतरा पर डालकर हाले मुराद से पूछा, सफीन और आयशा कहाँ है हाला? वो अपनी दोनों दूसरी बेटियों का पूछने लगे थे, जो कि नाश्ते की टेबल पर मौजूद नहीं थी। सफीन तो साइकिलिंग के लिए गई है, अभी नहीं आई, और आयशा अब तक सो रही है। हाला ने अपने महसूस अरबी लहजे में कहा, सफीन तो रोज साइकिलिंग के लिए जाती है और इस वक्त आ जाती है, फिर आज कहाँ रह गई? और आयशा अब इतनी देर सोती है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं देख कर आता हूँ। वो फिक्रमंदी से कहते हुए उठने ही लगे थे कि तभी बराबर वाली चेयर पर बैठी हुई ब्रेड पर जैम लगाती मेहरोसा ने जल्दी से उनका हाथ पकड़कर उन्हें दोबारा बिठा दिया था। पापा, आयशा बिल्कुल ठीक है, बस रात को अपनी क्लास फेलो की बर्थडे पार्टी से आते हुए काफी लेट हो गई थी, इसलिए वो कहकर सोई थी कि आज वो कॉलेज नहीं जाएगी और देर से उठेगी। आप फिक्र ना करें। मेहरोसा ने उन्हें बामुश्किल रोका था और अभी वो उससे कुछ और कहने ही लगे थे कि तेजी से अंदर भाग आती सफीन सलाम करते उनके गले लगे थे। आ गई मेरी तूफान मेल, कहाँ लगा दी इतनी देर? कहाँ रह गया था मेरा बच्चा? ज़ुहैर मुराद सफीन के सर पर प्यार करते हुए साथ लगाकर पूछने लगे। पापा, वो मेरी साइकिल ना आज बड़ी जोर से बंदे से टकरा गए थे। वो बेचारा रोड पर गिर गया। वो तो शुक्र हुआ कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। मैं उसे एक्सक्यूज कर रही थी, बस इसी में देर हो गई। सफी ने बड़ी ईमानी के साथ जल्दी जल्दी उन्हें पूरा किस्सा सुनाया, कुछ बातों को सेंसर करके। अब हर बात बताने वाली थोड़ी ना होती है। क्या? साइकिल से चोट? तुम्हें तो कहीं चोट नहीं आई ना बेटा? वो उसे खुद से अलग करते उसके चेप साइड और हाथों को टटोलते परेशानी से पूछने लगे थे। रिलैक्स पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। हाँ, उसको शायद चोट लगी है, मगर मुझे नहीं बताया उसने। और पता है पापा, वो 4 लोग थे और थे भी पाकिस्तानी, जो मुझे शायद अरबी समझ रहे थे और एक दूसरे से उर्दू में बोल रहे थे। ये सोचकर कि मुझे कौन सा उर्दू समझ में आनी है, लेकिन मैं उनकी सारी बातें समझ रहे थे। फिर जब उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने फौरन उर्दू में अपना नाम पता वगैरह बता दिया। और पापा, फिर वो चारों एकदम शॉक्ड हो गए। सचमुच उनके फेस इस वक्त देखने वाले थे। ये सोच कर कि मैं कब से उनकी सारी बातें समझ रही हूँ। मैंने इतनी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की हुई थी कि आपको बता नहीं सकती। हा हा हा। सफीन चटहाड़ी लेकर तेज तेज बोलती, खुद ही अपने बाप पर महसूस होकर खिलखिला कर हंसी। उसकी नजरों के सामने कुछ देर पहले का मंजर घूम रहा था और साथ ही उन चारों के हैरान परेशान से चेहरे भी। क्या? तुमने अजनबी लोगों को अपना नाम पता बता दिया सफीन? तुम्हें आहर कब अकल आएगी? कब से उसकी खामोशी से सुनती हुई हाला ने अपना सर पीटते हुए कहा था। अब ज़ुहैर मुराद वापस कुर्सी पर बैठते हुए नाश्ता शुरू कर चुके थे और सफीन भी कुर्सी खींचकर नाश्ते के लिए बैठ गए थे। मामा, वो लोग शक्ल से काफी शरीफ लग गए थे, इसलिए मैंने उनको ना बता दिया। सफीन ने लापरवाही से जूस का जग उठाते हुए कहा। देख रही हैं आप, ये सब आपकी दी हुई डील का नतीजा है, जो आज ये राज चलते लोगों को अपना नाम पता बताकर आई है। आप उसको ना खुद कुछ कहते हैं ना मुझे कुछ कहने देते हैं। आपके लाड प्यार से ये इतनी बिगड़ गई है। हाला मुराद ने शिकायती लहजे में ज़ुहैर मुराद को जताया। भाई, मैंने तो आपको भी अपने लाड प्यार से भिगा कर रख दिया है बेगम। ज़ुहैर मुराद ने मुस्कुराकर शरारत से उन्हीं की तरह अरबी लहजे में उन्हें छेड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर वो तीनों बहनें भी लब बीचे मुस्कुराहट रोकती हुई अपनी गर्दन झुका चुकी थी, जबकि हाले ज़ुहैर मुराद तो बुनने लगे थे। हाले मुराद जब अरबी लहजे में उर्दू बोलती थी तो ज़ुहैर मुराद को बहुत ही अच्छी लगती थी, इसलिए वो उनको अक्सर छेड़ने के लिए उन्हीं के लहजे में बात करते थे। इस बात पर वो अक्सर चिढ़कर उनसे नाराज भी हो जाते थे। अब भी वो उनसे हफा हो चुके थे, जिस पर ज़ुहैर मुराद ने मुस्कुराते हुए सफीन को आंखों ही आंखों में इशारा किया और उसे डपते हुए बोले, सफीन बेटा, तुम्हें आज के बाद किसी से भी बर्ड फ्रैंक नहीं होना, किसी को अपना नाम पता नहीं बताना। वैसे भी तुम मेरे लाड प्यार से बिगड़ते जा रही हो, आगे से ध्यान रखना। उन्होंने संजीदगी से मुस्कुराती हुई नजर से सफीन से कहा था। लहजा डांटने की बजाय मुस्कुराता हुआ था, जिस पर सफीन ने मुस्कुराहट दबाते हुए एक नजर मां के चेहरे को देखा। हाला अब इत्मीनान से जूस के सिर्फ ले रही थी, तभी सफीन ने ताबादारी से सर इस बात में हिलाया। आर्ट गैलरी ऑफ हैम्पटन में आज आधा दिन गुजर कर वो चारों अब फिर से उसी गुमनाम से
क्लब की तरफ जा रहे थे, मगर आज उनके वहां जाने का मकसद जरा हट कर था। आज क्लब जाने की सबसे बड़ी वजह फहम, जो कि 2 दिन से रूनी सूरत बनाए मजनू रांझे का शागिर्द बना अपनी शेरनी को याद कर रहा था। वो सुबह शाम ठंडी आहें बढ़ बढ़ कर हेलमेटन की सर्द हवाओं को मजीद सर्द कर रहा था। आधी स्पीड तेज करना जा, क्या बैलगाड़ी की तरह चला रहा है। इसी तरह चलते रहना तो क्लास सुबह तक पहुंचेगी। अभी तक हम शहर में ही हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी शेरनी मेरे पहुंचने से पहले ही वहां से चली जाए। फहीम ने ड्राइविंग करते आदि को देखकर झंझलाते हुए कहा था, जो जान पूछकर बराबर बैठे फहीम को चढ़ाने के लिए गाड़ी स्लो चला रहा था। पर तू इतना पुरयकीन कैसे है कि वो आज तुझे वहां पर मिलेगी। उस दिन भी वो क्लब के अंदर नहीं गई थी, बल्कि लड़कों की धुलाई करके बाहर से वापस लौट गए थे। पीछे हालिब के साथ बैठे हुए रकीब ने कहा, उम्मीद, या मैं अच्छी उम्मीद के सहारे जा रहा, हो सकता है वो शायद वहां आती हो, वरना इतनी रात को अकेले तो कोई भी लड़की शहर से इतनी दूर नहीं जाएगी ना। और वैसे भी इस क्लब में काफी कम लोगों को आना जाना है, वो अगर रोज रोज नहीं तो कभी कभी आती होगी। मेरा दिल कहता है वहां मुझे उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। फहीम काफी पुरुम्मीद था। हाँ, वैसे ही उम्मीद जो 2 दिन पहले तुझे अपनी मोहब्बत पर भी थी कि तुझे वो खुद ही मिल जाएगी, मगर 2 दिन में ही वो उम्मीद बड़ी बुरी तरह से टूटकर बिखर गई है। कहीं इस उम्मीद का हाल भी वैसा ही ना हो। हालिब ने इस वक्त फहीम का दिल जलाने में कोई कसर ना छोड़ दी। तेरे मुंह में हाँ, बंदे की शक्ल अच्छी ना ना तो बात ये छिका लेता है। फहीम ने हालिब के बेहद हुब्र चेहरे को मुड़कर एक हाथ से दबोचते हुए कहा, अब्बे छोड़। हालिब ने उसके हाथ से चेहरा छुड़ाकर उसे वापस सीढ़ी पर धकेला। देख फहीम, शराफत सीधा होकर बैठ जा और मुझसे पंगे मत ले, वरना अभी के अभी तुझे उठाकर बाहर फेंक देना है मैंने। और दुआ करके आज वो लड़की तुझे मिल जाए, वरना मालूम है ना डैड ने परसों की फ्लैट से वापस बुलवाया है, फिर पाकिस्तान पहुंचकर रोना मत हमारे सामने। हालिब ने मुंह बनाते हुए लगे हाथों फहीम को डैड का फरमान में सुना दिया था, जिन्होंने इन चारों को 1 हफ्ते पहले ही वापस आने का अल्टीमेट दे दिया था। यार तू ठीक कह रहा, अंकल ने परसों वापस बुलाया, अगर वो जाने से पहले मुझे ना मिली तो मैं क्या करूंगा। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, फहीम ने मुंह लटकाते हुए कहा। डोंट वरी, अल्लाह ने चाहा तो आज हमें जरूर मिलेगी, बी पॉजिटिव। आदि ने फहीम की उतरी सूरत नहीं देखी गई थी, इस चीज को तसल्ली देते हुए बोला। अभी वो शहर की हदूद से बाहर निकलने ही लगे थे कि लेफ्ट साइड से कोई स्पीड से भागता हुआ उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने आकर गिरा था। आदि ने तेजी से ब्रेक लगाकर गाड़ी को बामुश्किल कंट्रोल किया, वरना कार उसका कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। व्हाट द हेल। वो शदीद गजबनाक होता हुआ बाहर निकला, जहां पर गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उसने देखा कि कोई लड़की उल्टी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके खुले लंबे बिखरे हुए बालों ने उसके पूरे वजूद का ढका हुआ था। ए हेलो, कौन हो तुम? उसने दूर से लड़की की इंग्लिश में पूछा था। वो तीनों भी मौके की नजाकत देखते हुए अब गाड़ी से बाहर आ चुके थे, क्योंकि इलाका काफी सुनसान था और यहाँ दूर दूर तक रोड के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने बाहर आकर इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ दूर लेफ्ट साइड पर थोड़ी थोड़ी देर के फासले से बस 2 घर बने हुए थे, उनमें से किसी घर से शायद ये लड़की भागती हुई आई थी। सड़क पर पड़ी हुई वो लड़की अब उठकर एक साइड भाग रही थी कि आदि ने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। आ आदि के जोर से हाथ खींचने पर वो लड़की कराहती हुई सीधी हुई। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। वो लड़की मुंह नीचे की हुए जोरों शोर से रोती हुई आदि से इल्तिजा कर दी। तभी तेज से कदमों से भागते हुए 2 स्याह फाम लड़के इस लड़की को देखकर चिल्लाते हुए उसके पास आए थे। आदि के साथ चूम कर इन तीनों ने भी इस स्याह फाम लड़कों को देखा, जो करीब आकर उस लड़की को हाथ पकड़ते हुए उसे अभी तरफ घसीटने लगे थे। अब उस लड़की ने हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए सर उठाकर आदि को देखा और बस उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही आदि की सांसें जैसे थम सी गई थी। वो लड़की लम्हों में आदल अफंदी के दिल की दुनिया को जेर जेर काट गए थे। वो एक छोटी सी 15 साल की नहायत ही सफेद रंगत और गहरी गहरी नीली आंखों वाली लड़की थी, जिसकी एक नजर नहीं आदि को अपनी पूरी हस्ती को हिला कर आ दिया था। हाँ, इस छोटी सी लड़की ने लम्हों में उसके दिल को तहसीर का लिया था। लम्हे बार के लिए आदि सब कुछ फरमोश कर गया था, मगर इस लड़की की चीख ने दोबारा से होश में आने पर मजबूर कर दिया था। वो सामने का मंजर देखते हुए उसका खून खोल उठा था। ना जाने कब उसके हाथ से लड़की का हाथ छूटा था और इन 2 में से एक स्याह फाम लड़का बेदर्दी से लड़की के बालों को हाथों में दबोच कर पीछे की तरफ बुरी तरह घसीटता हुआ उस पर चीख रहा था। वो वह चीज स्याह फाम इस छोटी सी लड़की को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाना चाहते थे। अभी उनमें से एक लड़की को उठाकर कंधे पर डाल ही रहा था कि हालिम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे इतनी भी जल्दी क्या है यार, हीरो हो, ले जाना लड़की भी, मगर पहले मेकअप तो करवा लो। हालिम ने बोलते हुए एक जोरदार लात इस स्याह फाम लड़के की पसली पर मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया था।
आदि ने जल्दी से आगे बढ़कर लड़की को एक हाथ से अपनी तरफ खींचा, उसको अपने पीछे करते हुए दूसरे हाथ से अपने बराबर खड़े हुए लड़के के मुंह पर पंच मारकर उसे पीछे धकेला। फिर अपनी जैकेट उतारकर लड़की को उड़ाते हुए कार की आड़ में खड़ा कर दिया, क्योंकि लड़की का पहना हुआ टॉप जगह जगह से फटा हुआ था। अब वो चारों इंसाफ फार्म लड़कों को जमकर धुलाई कर रहे थे। इनमें से एक पीटते हुए लड़की के पास आकर गिरा और वो चीख कर पीछे हुई। उसकी चीख सुनकर आदि तेजी से उस लड़की के पास पहुंचा, जहां पर वो स्याह फार्म लड़का कराते जमीन पर उंधे मुंह पड़ा हुआ इस लड़की की टांग खींच रहा था। इतनी मार खार का भी समझ नहीं आया कि लड़की को हाथ नहीं लगाना। आदि जोर से दागकर इस लड़के को लातू से मारने लगा। इन लड़कों को मार मारकर इन चारों ने तकरीबन आधा मुंह कर दिया था। वो सिर्फ 2 थे और ये 4, इसलिए वो दोनों जल्दी हार मारकर धमकियां देते हुए भाग गए। सबसे पहले फहीम हाथ जाता हुआ उस लड़की की तरफ बढ़ा, जो खौफजदा नजर से उसको देखकर धीरे धीरे पीछे खिसक रहे थे। मेरे पास मत आना, देखो मुझसे दूर हो, मेरे पास मत आना। वो लड़की जोर से चीखती हुई फहीम को शहादत की उंगली से वार्न कर रहे थे, जबकि फहीम ने आंखें सूखकर पहले इस लड़की को घूरा और फिर गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और जोर से चिल्लाकर बोला, चुप चुप रहो, दमा में भेजे की जगह भूसा बड़ा हुआ है क्या? रात के इस वक्त इस वीरान इलाके में तुम सैर करने निकल पड़ी थी। अगर आज हम नहीं होते तो क्या करती तुम? क्या सोचा था तुमने? क्या तुम्हें पता था कि यहाँ तुम्हें कोई हेल्प करने वाला मिल जाएगा? तुम अंग्रेजों की औलादें अपने आप को समझते क्या हो? जहाँ मुंह उठाया निकल पड़ती हो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से अब हमें वापस जाना पड़ेगा। जानती हो कितने जरूरी काम से जा रहे थे हम? किसी की तलाश करनी थी, मगर अब तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो रहा है। बड़ा शौक है ना तुम्हें रातों को घूमने का, तो करो यहीं पर नाइट वॉक। टार्जन की औलाद ना हो तो। फहीम डरी सहमी कामती छोटी सी लड़की को बातें सुनाता हुआ शदीद मुतशिल हुआ था। उसके पीछे खड़े हुए हालिब, रकीम और आदि इस लड़की को देखकर जल्दी से आगे आए, जो कि अब डरती रोती डर से कामती हुई फहीम के पैर पर झुक रहे थे और फहीम उसे अपने पैर पर झुके हुए देखकर बदल कर पीछे हटा था। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? उठो जल्दी से। फहीम उस लड़की से बोलता इन तीनों को देखने लगा था, जो उससे ही घूर रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए, मगर मैं यहाँ पर जानबूझ कर नहीं आई और मुझे नाइट वायर का भी कोई शौक नहीं है। आप प्लीज मुझे कुछ मत कहना। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, मुझे मेरे घर जाना है। आप मुझे जाने दीजिए प्लीज। वो अपनी बड़ी बड़ी नीली झील सी आंखों में आंसू लिए मासूमियत से बोल रही थी। शायद वो उन्हें भी इन स्याह फाम लड़कों की कैटेगरी का समझ रहे थे। लो, मैडम को अभी अकेले जाने का जोश चढ़ा हुआ है। रास्ते में फिर दोबारा वो चंपा जी उनकी राह में पलके झुकाए बैठे होंगे। फहीम पर बड़ा कराया गया था। इन परियों जैसी लड़की को यूं बेबसी से रोता हुआ देखा आदि का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसला डाला था। उसने आगे बढ़कर इस लड़की को खड़ा किया था और शर्बार नजरों से फहीम को देखा था। हो गई बकवास, दे लिया लेक्चर। अब अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो ये लंबी जुबान काट कर फेंक दूंगा। ये कौन सा तरीका है किसी लड़की से बात करने का? चुपचाप जाकर घर में बैठा बा। आदि ने फहीम को गाड़ी के अंदर धकेलते हुए उर्दू में कहा था, ताकि लड़की समझ ना सके, और हैरत अंगेज तौर पर फहीम भी बिना कुछ बोले हुए उसका घूरता हुआ खामोशी से अंदर बैठ गया था। हालिब और रकीबी आप कार में बैठ रहे थे। आपको कहाँ जाना है? कहाँ रहती हैं आप? हम पर ट्रस्ट करें, आपको हम सही सलामत आपके घर पर पहुंचा देंगे। और प्लीज आप इस तरह से रोए मत, चुप हो जाएं। आदि ने नरम लहजे में धीरे से इस क्यूट सी लड़की को देते हुए कहा था, जिसकी घुटनों तक पहुंचती जैकेट को साथी से पकड़े हुए उसमें तकरीबन पूरी छुपी हुई थे। और अपनी बड़ी बड़ी नीली सहराना आंखों में बेयकीनी ली उसको देख रही थी। ट्रस्ट मी, आपको हम आपके घर पर ड्रॉप कर देंगे। आप अपना एड्रेस बताएं और यकीन कर ले, हर कोई एक जैसा नहीं होता। आदि ने नरमी से मुस्कुराते उसको तभी लड़की असबाब में साहिल लाती उसको अपना एड्रेस बताने लगी, जो हेलमेटन में उनके अपार्टमेंट के करीब ही था। आए प्लीज। आदि ने लड़की के लिए बैक डोर खोलते हुए कहा था, हालिब तुम ड्राइव कर अब, और उनका घर अपने अपार्टमेंट के पास ही है, तो चल मैं तुझे समझाता हूँ। आदि ने हालिब को आगे भेजते हुए कहा और लड़की को अंदर रकीब के साथ बिठाया और फिर दूसरी तरफ जाकर रकीम को गर्दन से पकड़कर बाहर खींचा और फिर खुद अंदर बैठकर रकीम को भी बैठने का इशारा किया। रकीम मुंह पर हाथ फेरते हुए बदला लेने की धमकी देता हुआ अंदर बैठ गया था। आप पीछे की तरफ एक साइड पर लड़की बैठी थी, उसके बिल्कुल साथ आदि और आदि के बराबर में रकीम बैठा हुआ था, जबकि फहीम पहले ही आगे ड्राइविंग करते हुए हालिब के पास बैठा हुआ था। फहीम ने मुड़कर पिछली सीट पर बीच में बैठे हुए हादी को पुरसोच नजर से देखा था। लड़कियों से कम 10 मीटर की दूरी में मेंटेन करने वाला आदि इस वक्त उस लड़की के साथ एकदम जुड़ा बैठा था। फिर एक नजर उसके बराबर बैठी हुई इस लड़की को देखा, जो अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों को चबक चबक कर शायद आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। मोहतरमा,
रोने की कुछ ज़्यादा ही शौकीन थी, या शायद उन पर अभी तक यकीन नहीं कर पाई थी कि वो उसको घर तक शराफत से पहुंचा भी देंगे या नहीं। फहीम ने साथ पद मजा होता हुआ एक बार फिर से आदि को देखा, जो अब बेचैन नजर से इस लड़की को खामोशी से रोता हुआ देखकर यकीनन उससे ज्यादा परेशान था। कुछ तो गड़बड़ है। फहीम ने मुस्कुराकर खुद से ज़ेरे लब कहा और दोबारा से अपना रुख सामने की तरफ कर लिया। फिर शरारती नजर से हालिब को देखते हुए झुककर उसके कान में सरगोशी की। पत्थर में जोंक लग गई है आदल अफंदी। द स्टोन मैन को एक रोती शक्ल वाली लड़की से, छोटी सी लड़की से मोहब्बत हो गई है। हालिब ने चौंकस को देखा और एक नजर पिछली सीट पर डाली, जहाँ पर रकीम बेजार से सूरत लिए खिड़की से बाहर देख रहा था, जबकि उसके बराबर में परेशान चेहरा लिए हुए बैठा हुआ आदि अपने हाथ में पकड़ा हुआ टिश्यू से लड़की को देख रहा था, जो कि मसलसल नफी में सारे हिला रहे थे। हालिब ने मुस्कुराते हुए गर्दन मोड़कर फहीम को देखा। फहीम द डैशिंग कमीने ने अपना सर सिर की पूछ से टकाया हुआ था। ठीक कहा है तूने, हालिब ने जोर से फहीम के कंधे पर दब लगाते हुए कहा, जिस पर फहीम ने हशमगीन नजरों से उसको देखा था, क्योंकि दोबारा से उसको क्लब ना पहुंचने का अफसोस शुरू हो गया था। वैसे हालिब, तुमको बहुत ही काली जुबान लेकर पैदा हुआ था, मनहूस आदमी। हो गई तेरी दुआ पूरी, आज भी उसके मिलने की उम्मीद टूट गई है मेरी। फहीम का स्यापा शुरू हो चुका था। दफा हो, तुम मान ले बेटा कि वो लड़की तेरी किस्मत में ही नहीं है, भूल जाओ उसे, हालिब ने उसको समझाते हुए कहा था। पीछे बैठे रकीम और हादी भी इन दोनों की तरफ मतवज हो चुके थे। एवं ही भूल जाओ, पहली बार तो किसी लड़की ने इस दिल पर लाठी चार्ज किया है, अब तेरे कहने से उसको भूल जाओ? नो नेवर, फहीम ने कतीयत से नफी में साह हिलाते हुए कहा था। वो मार्शल आर्ट जानती है, अभी तो दिल पर लाठी चार्ज किया ना, सामने होगी ना तो तेरे सर पर लाठी चार्ज करके तुझे ऊपर पहुंचा देगी, बड़ी जवानी में मारा जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पास आ जा। हालिब ने एक बार फिर से उसको समझाने की नाकाम कोशिश की थी। मंजूर है, उसके हाथों मरना में मंजूर है, इसलिए उससे मिली हुई मौत भी कितनी रंगीन होगी। फहीम ने आंखें मौत का जज्ब से कहा था। उसका कुछ नहीं हो सकता हालिब, ये डीठ हड्डी से बना है। कब से खामोश बैठे हुए रकीम ने कहा था। वो सब उर्दू में ही बात करते और पिछले तजर्बे से सबक लेते हुए इस लड़की के बारे में कोई बात नहीं किए थे। अचानक फहीम के जुबान में फिर खुजली हुई। कोई एक छोटी सी जल पड़ी, अपना नाम तो बताओ। इस बार फहीम ने उसकी नीली आंखों को देते हुए इंग्लिश में पूछा था, और तब भी लड़की ने चौंक कर बैक व्यू मिरर से झांकते हुए उसकी शरारती आंखों को देखा था। ये पहली बात थी जो इंग्लिश में कही गई थी, इसलिए वो समझ गई थी कि फहीम उसी से मुहातब है। आदि ने आगे होते हुए बेसाता अपना हाथ फहीम के कंधे पर रखा था। फहीम ने चौंक कर आदि को देखा, जिसकी तनबीह नजरें उसी पर टिकी थी, और इन नजरों में साफ लिखा था कि अब वो बदतमीजी के दायरे में रहे, कि अब वो तमीज के दायरे में रहे। मेहरोसा, लड़की ने सर झुकाते हुए नहायत ही धीमी आवाज में कहा, और तभी तेज से चलती हुई गाड़ी एक झटका खाकर रुके थे। अब वो चारों हैरत से आंखें खोले हुए इस लड़की को देख रहे थे, जिसका उर्दू में बोला गया हुआ नाम उनके साफ उर्दू लहजे की चुगली खा रहा था। हैमिल्टन में इस बार का ये ट्रिप उनको झटके पे झटके दे रहा था। एक के बाद एक दो लड़कियां, और दोनों से उनको हैरत ज़दा किए हुए थे, और आज ये तीसरी मिली थी। क्या आप मुस्लिम हैं? सबसे पहले फहीम सख्ते से बाहर आया था और उसने लड़की से पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ और मेरे डैड पाकिस्तान से हैं। अब फहीम पूरी तरह से सख्ते में आ गया था। नॉट अगेन, एक और पाकिस्तानी? इन चारों ने एक दूसरे की शक्लें देखी थी, मगर फहीम कुछ ज्यादा ही सदमे में था। दूसरी पाकिस्तानी लड़की, पहली अरबी सूरत की और दूसरी टोटली अंग्रेज। हालिब और रकीम काफी हद तक नॉर्मल हो चुके थे, इसलिए उन्होंने वापस अपनी अपनी पोजीशन संभाली थे। गाड़ी एक बार फिर स्टार्ट हो गई थी और आदि भी सीधा होकर बैठ चुका था, मगर गाहे बगा मेहरोसा पर भी एक मुस्कुराती हुई नजर डाल रहा था, जबकि मेहरोसा अब भी सर झुकावे अपने हाथों को गोड़े थे। सबसे बुरा हाल फहीम का था। वो बाबा मुड़कर हैरान नजरों से मेहरोसा को देख रहा था। बस कर दे, इतना मत गुड़ मेरे भाई, वरना ये जो पीछे इसका बॉडीगार्ड बैठा है ना, घर जाते ही अपना फाइटर मुंड ऑन कालेगा। जानता है ना फिर तेरी है नहीं होगी। हालिब ने उसके कान में सरगोशी करते हुए उसका हकीकत से रोशनास करवाया। बात कड़वी थी मगर सच थे, इसलिए फहीम भी शराफत से सीधा होकर बैठ गया था, क्योंकि अब सचमुच आदि फहीम के बार बार पीछे देखने पर उसे बुरी तरह से गोरा था। आदि को बॉक्सिंग का क्रेज था और वह स्ट्रीट लेवल पर कई फाइट्स भी जीत चुका था। अब हैरियत सीधे बैठने में ही थी, इसलिए फहीम ने अपना रुख बदल कर सामने विंडो स्क्रीन के पार देखना शुरू कर दिया था।